दो शाही राजकुमारियों का अपहरण और उन पर हमला करने की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें कथित हमलावर आज अदालत में पेश हुआ। अभियोजकों का कहना है कि संदिग्ध के पास रहस्यमय नोट्स मिले, जिनमें राजकुमारियों के नाम और रक्तपात शब्द लिखे थे। साथ ही दो कुल्हाड़ियां भी थीं, जिन पर नाजी प्रचार खुदा हुआ था। ये स्कैंडल लॉ एंड क्राइम द्वारा पेश किया गया है। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। हम स्कैंडल में अपहरण और हमले की साजिशों से अनजान नहीं। दुर्भाग्यवश ऐसे शो में यही होता है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता कि मुझे हत्या की कोशिश की साजिश के साथ साथ नाजी प्रचार पर भी चर्चा करनी पड़े। लेकिन आज के एपिसोड में हमें यही देखने को मिलेगा, और इसके विवरण वाकई अजीब और डरावने हैं, एक बार फिर साबित करते हुए कि सच्चाई कल्पना से भी अजीब होती है। स्कैंडल का आज का मामला हमें नेदरलैंड्स ले जाता है, जहां दो युवा राजकुमारियां संभावित अपहरण और शायद हत्या की साजिश का शिकार थीं। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि नीदरलैंड्स डच शाही परिवार का घर है। इस वंश का आधिकारिक नाम हाउस ऑफ ऑरेंज नासाउ है, जिसे कभी-कभी सिर्फ ऑरेंज भी कहा जाता है। और इस परिवार में ये सदस्य शामिल हैं। यहाँ राजा 59 वर्षीय विलियम अलेक्जेंडर हैं और उनकी पत्नी रानी मैक्सिमा, जो 54 साल की हैं। दोनों की 3 बेटियां हैं। यहाँ 22 वर्षीय प्रिंसेस कैथरीना अमालिया, 20 वर्षीय प्रिंसेस अलेक्सिया और 19 वर्षीय प्रिंसेस एरियाने हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। प्रिंसेस कैथरीना अमालिया उत्तराधिकारी हैं, यानी वो भविष्य की रानी होंगी। केवल वो खुद ही पद छोड़ने का फैसला कर सकती हैं। उनके बाद अगली उत्तराधिकारी उनकी बहन प्रिंसेस अलेक्सिया हैं। आज हम इन दोनों प्रिंसेसेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये दोनों एक खतरनाक साजिश का शिकार होने वाली थी, जिसे सौभाग्य से पहले ही नाकाम कर दिया गया। तो हुआ ये कि फरवरी में एक 33 वर्षीय व्यक्ति को इन दोनों बड़ी राजकुमारियों के अपहरण और हमले की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हमारे पास इस आदमी का नाम नहीं है, क्योंकि नेदरलैंड्स में प्राइवेसी कानून है। मैं इंटरव्यू में इसे विस्तार से बताऊंगी। हमें पता है उसकी उम्र 33 साल है और वो आज कोर्ट में पेश हुआ। अब एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस व्यक्ति को डेन हैग, नेदरलैंड्स के नॉर्थ सी तट के बड़े शहर में गिरफ्तार किया गया। एम्स्टर्डम राजधानी है, लेकिन रोजमर्रा के प्रशासन के लिए डेन हैग अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी गिरफ्तारी फरवरी में हुई थी। हमें नहीं पता कि वो कब या कैसे पकड़ा गया, क्योंकि नेदरलैंड्स के प्राइवेसी कानूनों के कारण जानकारी जारी नहीं हुई है। हम इंटरव्यू में इन बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना पता है कि संदिग्ध के पास कुछ डरावने नोट्स मिले। ये साफ नहीं था कि उनमें क्या लिखा था, मगर दोनों राजकुमारियों के नाम और ब्लड बाथ शब्द था। और अगर ये सब कुछ काफी डरावना नहीं था, जो कि वैसे है भी, तो उसके पास से 2 कुल्हाड़ियां भी मिली। हाँ, कुल्हाड़ियां। और उन कुल्हाड़ियों पर डरावने वाक्य खुदे हुए थे। एक कुल्हाड़ी पर एलेक्सिया नाम लिखा था और उस पर मसादा खुदा हुआ था, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है। दूसरी कुल्हाड़ी पर ज़ीग हाइल लिखा था, जो नाजियों द्वारा अडोल्फ हिटलर के समर्थन में इस्तेमाल होने वाला प्रचार नारा था। ये सब वाकई में बहुत डरावना था, लेकिन फिर भी ये महीनों तक किसी तरह छुपा रहा। ये सब खबर तब तक सामने नहीं आई थी जब तक 27 अप्रैल के किंग्स डे के जश्न का दिन नहीं आया। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाना है, और एक बार फिर हमें अभी भी आरोपों के बारे में कुछ नहीं पता। और जब ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, उस समय हमारे पास ये भी जानकारी नहीं है कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ। हम जानते हैं कि सबसे बड़ी शाही बेटी को पहले भी इस तरह की दहशत का सामना करना पड़ा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 2022 में भी जब राजकुमारी कैथरीना अमालिया एम्स्टर्डम में विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, ऐसा षड्यंत्र रचा गया था। ये कथित तौर पर गैंग्स और पूर्व डच प्रधानमंत्री के समन्वय से हुआ था। पोस्ट ने बताया कि शाही अधिकारियों ने गैंग के सदस्यों और उस समय नेटो के महासचिव के रूप में कार्यरत पूर्व प्रधानमंत्री की बातचीत इंटरसेप्ट की। सुरक्षा कारणों से प्रिंसेस कैथरीना अमालिया को एम्स्टर्डम में विश्वविद्यालय से और स्टूडेंट हाउसिंग से भी दूर कर दिया गया, जहां वो अपने दोस्तों के साथ रह रही थीं। इसके बाद उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण 1 महीने से भी ज्यादा समय तक शाही महल से ही पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी मां ने एडी से कहा, इसका उसकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। अब वो एम्स्टर्डम में नहीं रह सकती और बाहर भी नहीं जा सकती। 2024 में पता चला कि राजकुमारी कैथरीना अमालिया को पढ़ाई के लिए चुपचाप मैड्रिड भेजा गया था।
उन्होंने अखबार बिल्ड को बताया, उद्धरण, बिल्कुल ये अजीब हालात थे जिनकी वजह से मुझे वहां जाना पड़ा। मैं अब भी उन सभी लोगों की बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे लिए वहां आजादी से घूमना फिरना संभव बनाया। मैंने वहां यहाँ से ज्यादा आजादी महसूस की। शुक्र है दोनों बड़ी राजकुमारियां इस साजिश के नाकाम होने के बाद सुरक्षित थीं, लेकिन इस मामले में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो इन सब के लिए चलिए हमारे इंटरव्यू की ओर बढ़ते हैं ताकि हम इस पर और गहराई से बात कर सकें। ये सब मिलाकर वाकई में बहुत डरावना है। मेरा मतलब है, हाँ, ये दोनों महिलाएं सार्वजनिक रूप से जानी पहचानी हस्तियां हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये अपनी शुरुआती 20 की उम्र में हैं और अब इन्हें इन सब का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मतलब है, मुझे इन सब के जवाब चाहिए, इसलिए मैं शो के दोस्त अंतर्राष्ट्रीय वकील डेविड टिफूरी की मदद ले रही हूँ। डेविड, आपको देखकर अच्छा लगा। स्कैंडल पर लौटने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है तो हमें आमतौर पर उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर मिलती है, हमें उसका नाम, कोर्ट के दस्तावेज मिलते हैं। इस मामले में हमारे पास सिर्फ ये है कि व्यक्ति 33 साल का है, नाम नहीं है। क्या नेदरलैंड्स में ये आम है? नीदरलैंड्स में ये सामान्य है क्योंकि वहाँ कई प्राइवेसी कानून हैं जो आपराधिक आरोपियों को भी सुरक्षा देते हैं। और नीदरलैंड्स आपराधिक आरोपियों के नाम और पहचान उजागर न करने को लेकर बहुत सतर्क रहता है। नीदरलैंड्स की व्यवस्था पुनर्वास पर ज्यादा केंद्रित है। मुझे लगता है कि इसे कुछ हद तक गुमनाम रखना चाहिए ताकि व्यक्ति को पुनर्वास का मौका मिल सके। मुझे लगता है इसी कारण हमें इस आरोपी प्रतिवादी की ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। मैं यहाँ स्कैंडल पर जिन मामलों को कवर करने की आदी हूँ उनसे ये मामला अलग है। आमतौर पर मेरे पास प्रतिवादी का नाम और उनकी फेसबुक तस्वीरें होती हैं। हम उनके बारे में लगभग सब जानते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो 33 वर्षीय पुरुष है और आज अदालत में पेश होगा। हम ये रिकॉर्डिंग सुबह 11:30 बजे ईस्टर्न टाइम पर कर रहे हैं। ये मामला नेदरलैंड्स में है, वहां का समय हमसे आगे है, लेकिन अभी तक मुझे अदालत में पेशी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो डेविड, क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता है और मुझे पता है कि आपने कहा था कि नेदरलैंड्स में ये प्राइवेसी कानून है, क्या इस अदालत की सुनवाई से हमें और कोई जानकारी मिल सकती है? अगर वो दोषी नहीं मानता है और मामला ट्रायल तक जाता है तो हमें उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी और उन सभी दलीलों के बारे में भी जो वो दोषी न ठहराए जाने के लिए पेश करेगा। ठीक है, तो ये आज की स्थिति पर निर्भर करता है। आप जानती हैं, अगर वो दोषी नहीं मानता है तो हमें ट्रायल देखने को मिल सकता है। अगर वो दोषी मान लेता है तो क्या ऐसा आज ही हो सकता है? मुझे नहीं पता कि ये आज हो सकता है या नहीं, लेकिन वह दोषी मान सकता है। और अगर उसने ऐसा किया तो आप जानती हैं फिर वो सजा की प्रक्रिया की ओर काफी जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ कहना है। असली या आरोपित अपराध की बात करें, उसे दोषी नहीं ठहराया गया। मेरा मानना है ये फरवरी में हुआ था। दोनों राजकुमारियों के अपहरण और शायद नुकसान पहुंचाने की साजिश फरवरी में हुई थी, जो बाद में सामने आई। हम मई की शुरुआत में इसकी चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अप्रैल के अंत में सामने आया था। आपको क्या लगता है, उसकी गिरफ्तारी और कथित साजिश से अब तक बात होने में इतना समय क्यों लगा? हाँ, मुझे भी ये हैरान करने वाला लगा। वो फरवरी से ही जेल में है और उसे फरवरी में ही गिरफ्तार किया गया था और तभी से जेल में है। ये शायद उनकी गोपनीयता की रक्षा करने के साथ साथ जांच के दौरान मामले को दबाकर और गुप्त रखने का भी एक संयोजन है। और शायद उनके पास कुछ और सुराग भी थे जिन्हें वे खोजना चाहते थे, इससे पहले कि वे किसी और को जो इसमें शामिल हो सकता है ये जानकारी दे दें कि उसे गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, ये एक दिलचस्प बात है क्योंकि निश्चित रूप से ये एक हाई प्रोफाइल परिवार है। वे नेदरलैंड्स के शाही परिवार हैं। तो मुझे यकीन है कि वहां के सबसे बड़े जांचकर्ता इस मामले को बहुत बारीकी से जांचेंगे। हमें ये नहीं पता कि ये फरवरी में कब हुआ। मान लीजिए कि ये 2 फरवरी को हुआ, तो हमारे पास फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का लगभग पूरा महीना है इस जांच के लिए, इससे पहले कि आम जनता को इसके बारे में कुछ भी पता चले। क्या आपको लगता है कि इससे उन जासूसों या अभियोजकों को बढ़त मिलती है जो सारी जानकारी खंगाल रहे हैं? बिल्कुल, इससे उन्हें बढ़त मिलती है। अगर इसमें और लोग भी हों तो आप नहीं चाहेंगे कि उन्हें पता चले कि वे इस आपराधिक आरोपी से जानकारी ले रहे हैं। संभव है कि वो पूछताछ में बोल रहा हो और दूसरों के बारे में जानकारी दे रहा हो जो शामिल हो सकते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने इसे गुप्त रखा। उन्होंने इसे गुप्त इसलिए भी रखा होगा ताकि शाही परिवार के लक्षित संभावित पीड़ितों की गोपनीयता बनी रहे।
ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे काम करता है। बेशक आपको आपके मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाए जाते हैं, फिर वे कहते हैं कि आपके पास वकील रखने का अधिकार है या चुप रहने का अधिकार है। हम सब उस हिस्से को जानते हैं। अमेरिका में कुछ लोग पूछताछ में चुप रहते हैं, वकील का इंतजार करते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं। इसी कारण लॉ एंड क्राइम चैनल पर पूछताछ पर पूरा चैनल है। वहाँ ये कैसे चलता है? मेरा मतलब है, क्या वे उस व्यक्ति से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे? वे कोशिश करेंगे, और ये एक अन्वेषणात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली है। तो वे गवाही पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे बोलना जरूरी है। हो सकता है कि वो ऐसा कर सके, मेरा मतलब है उसके पास अपने खिलाफ बयान न देने का अधिकार हो सकता है। और इसलिए हमें अभी तक नहीं पता कि वह बोल रहा है या नहीं, चाहे वह अपनी मंशा के बारे में हो या उस व्यवहार के बारे में जिसने इस अपराध को जन्म दिया। और साथ ही क्या वह उन दूसरों के बारे में भी बात कर रहा है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, आपके द्वारा यहाँ बताई गई बातों को लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहली बात, मुझे लगता है कि इसका मकसद समझ में आता है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। 2 बहनें हैं, जाहिर है एक सिंहासन की सीधी उत्तराधिकारी है, तो अगली बारी में बड़ी बहन रानी बनेगी, और फिर दूसरी बहन जो तीनों में बीच वाली है वो भी उत्तराधिकार की दूसरी पंक्ति में होगी। मुझे ये दिलचस्प लगता है, लेकिन इन पर हमला क्यों किया गया? क्या अभियोजकों को मकसद साबित करना जरूरी है? नेदरलैंड्स में मकसद साबित करना जरूरी नहीं है। सिर्फ यह दिखाना होता है कि व्यक्ति ने अपराध करने का इरादा किया था। लेकिन आपको ये जानने या समझाने की जरूरत नहीं है कि वे अपराध करना क्यों चाहते थे, उसकी कोई उचित वजह या आधार क्या था। हालांकि मकसद सजा तय करने का हिस्सा हो सकता है, और जब किसी को दोषी ठहराया जाता है तो जज ये तय करते समय कि किसे कितनी सजा देनी है, उसमें मकसद की भूमिका हो सकती है। मेरे लिए मकसद, हाँ, क्योंकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यही स्थिति है, जहाँ हमें आरोप या दोष सिद्धि या किसी भी चीज के लिए मकसद की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये मेरे लिए एक रिपोर्टर के तौर पर ये समझने में मददगार होता है कि आखिर इस व्यक्ति ने कथित तौर पर अपराध क्यों किया। मुझे यकीन है कि जरी भी मकसद जानना पसंद करती है, लेकिन एक चीज जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम दोनों हमेशा बात करते हैं वो है यहाँ की मंशा, यानी मेंस रिया। मैं सोच रही हूँ, क्या अभियोजकों को लगता है उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, क्योंकि इस पर बात नहीं हुई है। ये तथ्य कि वह कुल्हाड़ियां मिली थी और कम से कम एक लड़की का नाम उस कुल्हाड़ी पर खुदा हुआ था। फिर इसके अलावा कुछ कागज या नोट्स थे जिन पर लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। मैं बार बार लड़कियां कह रही हूँ, जबकि वे 18 साल से ऊपर हैं, इसलिए औरतें कहना चाहिए। इन औरतों के नाम लिखे थे और ऊपर ब्लड बाथ लिखा था। तो आपके क्या विचार हैं? क्या इससे इरादा साबित होता है? हमारे पास उस नोट की ज्यादा जानकारी नहीं है जो उन्हें मिला था। मैंने सिर्फ इतना ही देखा है कि उस नोट में दोनों राजकुमारियों के नाम लिखे थे और ब्लड बाथ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसका मूल्यांकन करने के लिए जानना जरूरी है कि उसने नोट में और क्या लिखा था। और हम यह भी जानते हैं कि राजकुमारियों में से एक क्राउन प्रिंसेस का नाम प्रतिवादी ने एक कुल्हाड़ी पर खुदवाया था। साथ ही किसी तरह का नाजी समर्थक लिखावट भी एक कुल्हाड़ी पर लिखा गया था। तो ये प्रेरणा के बारे में कुछ संकेत देता है। शायद ये कि यह एक घृणा अपराध था, या ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो एक नव नाजी है और अति दक्षिणपंथी राजनीतिक हिंसा में शामिल है। ठीक है, इसमें नाजी संलिप्तता ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मुझे खास तौर पर उम्मीद थी, क्योंकि अक्सर इस शो में हम अपहरण के बारे में बात करते हैं, हम हत्या के प्रयास के बारे में बात करते हैं, हम बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं अक्सर नाजी प्रचार को सामने आते नहीं देखती, तो मेरे लिए ये एक चेतावनी थी। मुझे लगा कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? अब मुझे पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हम इन सब चीजों को गंभीरता से लेते हैं। क्या वहां भी ऐसा ही है? अगर वहां कोई भी तरह का नाजी नारा या ये कथित प्रचार, जो भी वाक्यांश है, सुनाई देता है, तो क्या वे लोग इसे गंभीरता से लेते हैं? मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स में भी नफरत से जुड़े अपराधों के कानून हैं, जिससे ये एक संभावित नफरत से जुड़ा अपराध हो सकता है। और शायद आरोपी पर नफरत से जुड़े अपराध का आरोप लगाया जाएगा। और ये भी शायद संकेत देता है कि वो अकेले काम नहीं कर रहा है, या कम से कम उसके कुछ साथी या सहयोगी हैं जो किसी ऐसे समूह का हिस्सा हैं जो नव नाजी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो शायद यही वे जांचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई बड़ा समूह है
जो भी संभावित रूप से हिंसा में शामिल हो सकता है। मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है क्योंकि जब हम अमेरिका या कहीं भी नव नाजियों के बारे में सुनते हैं तो ये अक्सर वही लोग होते हैं जो भ्रमजाल में फंस जाते हैं। वे यूट्यूब पर होते हैं और अचानक उन्हें ऐसे वीडियोस मिलने लगते हैं, फिर वही चीजें फेसबुक, टिकटॉक आदि पर दिखती हैं। तो कभी कभी किसी व्यक्ति का इंटरनेट सर्च इतिहास वाकई हमें उनके दिमाग या उनके विचारों, यहाँ तक कि उनके राजनीतिक नजरिए की झलक देता है। जाहिर है, अगर ये व्यक्ति एक नव नाजी है या उस तरफ के विचारों को बहुत मजबूती से मानता है तो मान लीजिए ऐसा कह सकते हैं। तो क्या ये ऐसी चीज है जिसे जांचकर्ता इस आदमी के फोन, उसके इंटरनेट इतिहास, उसकी डायरी या अगर उसके पास ऐसी कोई चीज है तो उसे देखकर उसके दिमाग के अंदर झांकना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, मुझे लगता है पुलिस और जांचकर्ता ये सब देख रहे होंगे। फिर से यह पता करना है कि क्या यहाँ कोई बड़ी समस्या है, क्या और लोग भी इसी सोच के हैं और हिंसा में शामिल हो सकते हैं, या वह अकेला था। उसकी प्रेरणा क्या थी? उसने इस अपराध की योजना कैसे बनाई? इसमें कितनी तैयारी की गई थी? क्योंकि ये भी साबित करने के लिए जरूरी होगा कि उसकी मंशा थी। और आपने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई। आपने कहा, ठीक है, हमारे पास नोट्स हैं, उनमें राजकुमारियों के नाम हैं और ब्लड बाथ शब्द लिखा है, लेकिन बस इतना ही हमें पता है। मेरा मतलब है, आप सही हैं। मैंने भी इस कहानी की जांच की, मैंने कई स्रोत देखे, यही सब हमें पता है। और यही इस मामले की थीम भी है कि नेदरलैंड्स इस बारे में बहुत चुप है। हमें तो संदिग्ध का नाम भी नहीं पता, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदमी पकड़ा कैसे गया। हमें ये भी नहीं पता, हमें उसकी गिरफ्तारी की तारीख नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि किसी ने उसकी शिकायत की थी या नहीं। जैसा कि आपने बताया, इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है या कोई साथी हो सकता है। ये आदमी कैसे गिरफ्तार हुआ या पकड़ा गया और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? उदाहरण के लिए, अगर वो खुद आगे आकर कहता है, सुनिए, मुझे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो रही थी, मैं बहुत घबराया हुआ था, और फिर वो खुद पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण कर देता है, क्या ये बात इसलिए अहम है? या मान लीजिए उसके किसी दोस्त ने कहा, मुझे लगता है कि ये आदमी सचमुच कुछ बुरा करने वाला है, मैं 2 राजकुमारियों की सुरक्षा के लिए इसकी रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, क्या इन सब बातों का कोई महत्व है? बिल्कुल, अगर पहली बात है तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर पहली बात है और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, मुझे लगता है कि ये बात उसके पक्ष में जाएगी। शायद उसकी सज़ा कम हो सकती है। शायद ये दिखाता है कि उसे पछतावा था या उसने समझा कि वो मानसिक तनाव और दबाव में था और वो गैर कानूनी काम करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने का इरादा नहीं रखता था और उसे किसी समय इस अपराध के दौरान पकड़ लिया गया, चाहे वो योजना बनाते समय हो या जब वो अपराध को अंजाम देने के करीब पहुंच रहा था। हमें नहीं पता कि किसी ने उसकी शिकायत की थी या पुलिस ने उसे रोका और पुलिस को उस पर शक हुआ और उसकी तलाशी ली और ये नोट और ये हथियार मिले। आप सही कह रही हैं, हमें असल में क्या हुआ नहीं पता, लेकिन मैं सहमत हूँ। अगर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा संकट होता तो वो सुर्खियों में आता। आप जानती हैं, ये व्यक्ति अब मनोचिकित्सीय इलाज में है या कुछ भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। हमें ऐसी खबर नहीं मिली, तो शायद ये संदिग्ध इस खतरनाक साजिश के काफी करीब पहुंच चुका था। इसी से मेरा एक सवाल भी जुड़ता है, क्योंकि ये लोग सार्वजनिक नजर में रहने वाले लोग हैं। आज जब मैं उनकी तस्वीरें ढूंढ रही थी तो दोनों की बचपन और शिशु अवस्था की तस्वीरें मिली, जैसे पहली और दूसरी राजकुमारी के जन्म की घोषणा। हम उनकी पूरी जिंदगी को देखते आए हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इस संदिग्ध को ऐसा लगा हो कि वो उन्हें जानता है, भले ही असल में न जानता हो, जैसे वो उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा हो, उन्हें खबरों में या कहीं भी देख रहा हो, और धीरे धीरे उसे लगने लगा हो कि उसका उनसे कोई रिश्ता है? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है कि वो उनका पीछा कर रहा था। ये मुमकिन है कि उसे मानसिक समस्याएं हों और उसने अपने दिमाग में उनके साथ किसी तरह का रिश्ता बना लिया हो। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये मुमकिन है कि वो उन्हें निशाना बना रहा है या बना रहा था, क्योंकि उन्हें निशाना बनाना मतलब राज्य को निशाना बनाना है, नेदरलैंड्स की सरकार को निशाना बनाना है। और वो, आप जानते हैं, खुद को एक अराजकतावादी और नव नाज़ी मानता है, और इसलिए ये था, और शायद उसने उन्हें कमज़ोर और आसानी से पहुंचने वाले लक्ष्य के रूप में देखा हो, क्योंकि कभी कभी वे बाहर होते हैं, हालांकि अपनी जान को पहले मिली धमकियों के कारण वे नहीं होते। आप जानते हैं, वे उतना सार्वजनिक जगहों पर नहीं निकलते जितना आम तौर पर निकलते।
मैं जानती हूँ, मैं आज रिसर्च कर रही थी और मुझे उनके लिए थोड़ा दुख महसूस होने लगा था। मेरा मतलब है, मैं जानती थी कि कुछ मायनों में उनकी जिंदगी काफी विशेषाधिकारों वाली है, उन्हें दुनिया देखने को मिलती है और आप जानती हैं, शायद महल में रहती हैं। लेकिन बड़ी बहनों में से एक को, मेरा मतलब है, उसे सचमुच अपनी यूनिवर्सिटी बदलनी पड़ी क्योंकि वो डरी हुई थी, वो चिंतित थी। उसकी सुरक्षा को पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है, जो डरावना है। हम सबको बाहर जाने, अपने कुत्ते को घुमाने और जहाँ चाहे कॉलेज जाने की आजादी होनी चाहिए। मेरा मतलब है, ये सब सुनना बहुत मुश्किल है। शायद यही मेरा अगला सवाल भी है। फिर भी नेदरलैंड्स इस पर चुप है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उस पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि उस पर क्या आरोप लग सकते हैं। मेरा मतलब है, क्या ये हत्या की कोशिश हो सकती है? क्या ये इतना गंभीर मामला है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास हथियार थे। उसके पास ये 2 हथियार थे। हमें उस नोट के बारे में भी पता है जिसमें रक्तपात लिखा था। मेरा मतलब है, आपने पहले घृणा अपराध का भी जिक्र किया था। आपके हिसाब से उस पर किस तरह के आरोप लग सकते हैं? हाँ, उस पर हत्या और हमले की कोशिश के आरोप लग सकते हैं। ये एक श्रेणी होगी। आतंकवाद के आरोप भी लग सकते हैं। अगर उसने राजनीतिक मकसद से राज्य को निशाना बनाया है तो इसे आतंकवाद माना जा सकता है और साथ ही घृणा अपराधों के भी आरोप लग सकते हैं। मुझे लगता है ये अपराध 3 श्रेणियां हैं। और सटीक अपराध नेदरलैंड्स के दंड संहिता या आपराधिक संहिता के आधार पर तय किए जाएंगे, जो एक कोड सिस्टम है, एक सिविल लॉ सिस्टम है। आपने एक और बात कही थी जो मुझे दिलचस्प लगी कि नेदरलैंड्स में लोगों की सोच ज्यादा पुनर्वास की ओर है, यहाँ की तरह नहीं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जिन पिछले मामलों की मैंने आपसे चर्चा की थी डेविड, उनके लिए अलग अलग नियम हैं कि किसी को कितने समय सजा मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर वे संयुक्त राज्य अमेरिका में हत्या करते हैं तो ये संभव है कि वे अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिता दें, जबकि जिन अन्य जगहों के बारे में मैंने आपसे बात की है वहां वे शायद 20 साल में पैरोल पर छूट सकते हैं, कुछ ऐसा ही। तो अगर इस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि अभी तक उसे दोषी नहीं ठहराया गया है, ऐसा नहीं हुआ है, वो अभी तक निर्दोष है, लेकिन मान लीजिए कि उसे दोषी ठहराया जाता है, आपको क्या लगता है उसे किस तरह की सजा का सामना करना पड़ सकता है? अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो यह इस पर निर्भर करता है कि आरोप क्या हैं। जाहिर है, हत्या के प्रयास, हमले के प्रयास, आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए काफी कड़ी सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी नेदरलैंड्स महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे यूरोप में वहां सबसे कम कैद दर है। इसलिए दोषी अपराधियों के लिए कैद की अवधि को सीमित करने और उन्हें पुनर्वास का मौका देने की प्रवृत्ति है। उन्हें पुनर्वास कार्यक्रमों में रखा जाता है, लेकिन हमें नहीं पता किस आरोप में मुकदमा चल रहा है और इसलिए इस समय ये तय करना मुश्किल है कि सजा कितनी लंबी होगी। हमें ये भी नहीं पता कि क्या वह मानसिक अस्वस्थता के आधार पर दोषी न होने की दलील करने की कोशिश करेगा, जो कि नेदरलैंड्स की व्यवस्था में एक तरह का बचाव है। अगर वो दावा करता है कि मानसिक समस्याओं के कारण उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, तो इससे ये हो सकता है कि उसे निर्दोष पाया जाए, लेकिन संभवतः उसे चिकित्सकीय उपचार, मानसिक उपचार यानी उसकी मानसिक स्थिति के लिए इलाज से भी गुजरना पड़ेगा। शायद उसे एक अनिवार्य कार्यक्रम में रखा जाए जब तक कि यह तय न हो जाए कि वह मानसिक रूप से इतना स्थिर है कि उसे सुरक्षित माना जा सके। तो ये कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है, लेकिन आप मान सकते हैं कि इस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा क्योंकि निशाने पर कौन थे। ओह हाँ, और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि वो खतरे में है। आप जानती हैं, अपने घर से बाहर निकलते हुए इन महिलाओं को ये सब करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। और आपकी बात सही है, अभी तो बहुत शुरुआत है, हमें तो अभी तक उसके आरोप भी नहीं पता हैं। वो आज कोर्ट में पेश हो रहा है। ये उन मामलों में से एक है जिन पर हमें वापस आकर फिर से नजर रखनी होगी। तो डेविड टेफूरी, स्कैंडल पर आने और जो कुछ भी हम अभी जानते हैं उसे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और यहीं पर आज के स्कैंडल एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको ये पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं या मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सियरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। आज का स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी।